अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं, एक सारी ज़िंदगी उनकी सहाफ़त में गुजरी और फिर वो पेमरा के चेयरमैन बन गए। पेमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि टेलीविज़न चैनल्स को लाइसेंसेस देती है और उनके ऊपर एक इदाराती यानी एडिटोरियल कंट्रोल रखती है। अबसार आलिम किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आज बहुत बड़ा केस एक सुप्रीम कोर्ट में लगा था। शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी भी शख्स ने, चाहे कि वो सियासतदान है या सहाफ़ी है या ब्यूरोक्रेट है या कोई भी सिविल सोसाइटी का बंदा है, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो के इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत के हवाले से कुछ नए हक़ाइक़ को मंज़र-ए-आम पे लाया है। अबसार आलम ने एक हल्फिया बयान जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस में नज़रसानी की अपीलों के समाअत के दौरान, जिसके मुताबिक जब ये पेमरा चेयरमैन थे और फैज़ाबाद में 2017 में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का धरना हुआ था, तो उस वक्त के फ़ौज के सीनियर अफसर जो ISI में DGC थे, जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने बराह रास्त फ़ोन करके उनको उस TV चैनल की नशियात खुलवाने का हुक्म दिया था, जिसको इस वजह से अबसार आलम ने बतौर चेयरमैन पेमरा बंद करवाया था कि वो उकसा रहा था लोगों को तशद्दुद पे और बगावत पे। और जब अबसार आलम ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर उस वक्त की जो वफाकी हुकूमत थी और वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने भी फ़ोन किया और उनसे कहा गया कि अगर वफाकी हुकूमत पेमरा के कानून के मुताबिक अपना कोई पॉलिसी हुक्म जारी करना चाहती हैं जिसकी पेमरा पाबंद है, तो फिर वो तहरीरी तौर पे होना चाहिए। ऐसा ही हुआ, तहरीरी हुक्म जारी हुआ, तमाम चैनल बंद हुए, मगर एक दिन बाद दोबारा वो तमाम चैनल खोल दिए गए। और यही जनरल फैज़ हमीद थे जिन्होंने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा जो उस वक्त की हुकूमत का हुआ था, उसमें बिलवसातत एक गारंटर के तौर पर दस्तखत किए थे। और इन तमाम सरगर्मियों के हवाले से मौजूदा चीफ जस्टिस का दिफाई हिस्सा ने उस वक्त बतौर जज एक 2 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए फैज़ाबाद धरने के पीछे जो हुकूमतें थी उनके हवाले से कुछ इशारे दिए थे और हुक्म दिया था कि फ़ौज पाकिस्तान अपने सफ़ों में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस एहलकारों और अफसरों के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। 4 साल गुजर गए उस फैसले को, उस पर बज़ाहिर कोई अमल नहीं हुआ। अब अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हुकूमत से एक कमीशन बनाने का वादा किया है कि वो हुकूमत से इस मामले को उसके सामने ये तजवीज़ रखेंगे। आइंदा तारीख 15 की मुकर्रर है, मगर आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अबसार आलम साहब आप रोस्टम पर मौजूद थे, आपने वो अपना हल्फिया बयान भी पढ़कर सुनाया। बड़ी ही एक अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात भी हुए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदालत के सामने मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत के हवाले से और ख़ास तौर पे जो पेमरा के मामलात हैं उसके हवाले से ये मालूमात सामने आए हैं। तो ये हल्फिया बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? देखिए, एक तो ये कि आपने कहा पेमरा एडिटोरियल कंट्रोल करता है। एडिटोरियल कंट्रोल नहीं करता, पेमरा कोड ऑफ कंडक्ट का निफाज करता है और एक रेगुलेटर है मीडिया का। और वहाँ जो कुछ हुआ वो आपने ख़ुद देखा। इसका हुआ इस तरह से था कि अभी ये फ़ैसला आया था 2019 में। उस वक्त मैं कुछ मेरे अपने मामलात इस तरह के थे, कुछ मुश्किलात थी बहुत ज़्यादा, मैं उसमें फंसा हुआ था, मैं इस फ़ैसले को सही तरह से देख नहीं सका। अभी इसकी चेयरमैन पेमरा नहीं थे? नहीं था, चेयरमैन पेमरा में हट चुके 18 दिसंबर 2017 तक था। तो अभी जब ये दोबारा उठाए, उस वक्त मैंने ट्वीट्स किए थे बहरहाल, उसमें पोजीशन बेहतर करने के लिए कि क्या चैनल 92 के हवाले से जो बात हो रही थी। तो अभी जब रिव्यू पिटीशन दोबारा लगी पिछले महीने सितंबर में, और ये भी 4 साल बाद लगी, तो 4 साल बाद लगी, तो उसमें फिर दोबारा वो फैसला जो बाहर निकला ना, तो उसका पैरा 35 और 36 जो था वो मैंने पढ़ा। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी जो हक़ाइक़ के मुनाफी थी। तो हक़ाइक़ के मुनाफी से मुराद मेरी ये है कि कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी थी जिसमें पूरी पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। क्यों? उसकी वजह ये थी कि मैं पेश नहीं हो सका था। अच्छा। ना मुझे बुलाया गया था, ना मुझे उस वक्त पता चला कि आप तो साबिक़ चेयरमैन हो चुके थे। जी बिल्कुल। तो लेकिन फैसला आने के बाद ही मुझे पता चला। अच्छा, जो लिखा गया था बज़ाहिर वो ये था पैरा 35 में कि पेमरा ने कोई कार्रवाई नहीं की चैनल 92 के खिलाफ, जियो और डॉन को बहाल करवाने के लिए छावनियों में कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा
था। पहला ये था कि चैनल 92 नफरत और तशद्दुद पे उकसा रहा था लोगों को, उसके खिलाफ पैमरा ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि हमने की हुई थी, जो रिकॉर्ड में थी। लेकिन वो पैमरा आपके जो बाद में आने वाले चेयरमैन थे उन्होंने वो रिकॉर्ड पे लाए नहीं। वो आज वो भी खड़े थे सामने, वो भी आया सामने। उन्होंने पूछा कि आपने ये ग्राउंड बनाया था अपनी जो रिव्यू पिटीशन के लिए, ये ग्राउंड बनाया, तो उन्होंने नहीं, पहले सलीम बेग साहब ने कहा नहीं जी हमने कार्रवाई की थी, तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो ये बात आपने अपनी नजरसानी में क्यों नहीं लिखी, अब बल्कि वो नजरसानी वापस ले रहे हैं जी। लेकिन उसमें वो ग्राउंड वही जो मैं कह रहा था, वो बात आप चेयरमैन पैमरा मौजूदा भी कह रहे थे, लेकिन उस पर उन्होंने कहा दिखाएं लिखा हुआ कहाँ पे आपने कहाँ लिखा है, वो नहीं था। असल में वो जो मैं पोजीशन ले रहा था वो यही था ना कि पैमरा ने उस वक्त काम किया था। ये मैंने आपसे इंटरव्यू में ये बात की, फिर मुनीज़े से हुआ, फिर अब्दुल कयूम सिद्दीकी से हुआ, तो वो उसके 2-3 दिन बाद शायद हेयरिंग थी, मैं भी वहाँ मौजूद था। तो उस पे चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर लिखवाया उस दिन, उसमें उन्होंने कहा जिसको ये है कि उनकी बात इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही वो हमें लिख के दे, तो एफिडेविट लिख के दे उन्होंने कहा। अब उसका तरीकाकार यही था, एफिडेविट आप भी दे सकते हैं सिर्फ, तो मैंने एफिडेविट बनवाया। उसमें जो वाक़यात हुए उस दौर में, कुछ वाक़यात, ये चंद एक वाक़यात हैं, बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं, तो वो जो उन्होंने क्योंकि रिस्ट्रेन किया था कि फैज़ाबाद धरना केस के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं ना उसी के बारे में आपने, और उसमें कोई नए हक़ाइक़ आपने लाने रिकॉर्ड पे तो लाए, तो मैं हक़ाइक़ को रिकॉर्ड पे लाया, मैंने सच रिकॉर्ड पे लाया। ठीक है, अच्छा आप सच रिकॉर्ड पे लाएंगे, हम वहाँ से ही शुरू करते हैं, लेकिन नाज़रीन के सिर्फ यादाश्त के लिए, यादहानी के लिए कि ये वक्त है 2017 का आखिर है, धरना जारी है, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म हैं और TLP का जो धरना है वो शाहिद खाकान अब्बासी और उस वक्त के वज़ीर कानून शाहिद हामिद के ख़िलाफ़ है कि कोई कानून में तरमीम हो रही थी जिस पे शदीद एतराज़ था, और उस वक्त 92 चैनल जो है TLP के धरने को खूब बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा था और तशद्दुद पे शायद उकसा रहा था, जिसको आपने बंद किया। तो फिर हुआ क्या, आपको फ़ोन कॉल आई? फिर देखिए वो बंद, मैंने जो अपने एफिडेविट मुझे ख्वाब नहीं आया था, मैंने बंद कर दिया। उस पर वजारत दाखिला की तरफ से एक शिकायत हमें की गई, कंप्लेंट आई कि ये DSNG जो है ये इसका इलीगल इस्तेमाल हो रहा है, धरने की स्टेज के पास खड़ी है और ये सारा कुछ लाइव उनका टेलीकास्ट कर रहे हैं। उस पर हमने बंद कर दिया 92 को, और उसी वक्त ऑपरेशन भी शुरू हो रहा था धरने के ख़िलाफ़, जिसको लाइव दिखाया नहीं जा सकता पैमरा कवानीन के मुताबिक। ये दोनों चीज़ों की खिलाफवर्जी कर रहा था 92, एक तो कंप्लेंट आई थी और एक ये लाइव दिखा रहा था। तो हमने बंद कर दिया। बंद करने के थोड़ी देर बाद 1-2 घंटों बाद शायद, अब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, तो वो अजल फैज़ का फ़ोन आया, उसका 2-3 बार फ़ोन आया, आगे पीछे, एक दफ़ा मिस कॉल थी, या मैंने किया, फिर उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी 92 वाले मुझे बार बार कॉल्स कर रहे हैं कि आप इसको खोलें। मैंने कहा जी ये नहीं खुल सकता, इन्होंने बहुत ज़्यादा ये खिलाफ वर्जी की है कानून की, तो नहीं मुमकिन। उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं दूसरे चैनल खुले हैं तो हमारा भी खुलवाएं। मैंने कहा आप इसका चैनल ना खुलवाने की कोशिश करें क्योंकि इलीगल है। उन्होंने कहा अगर ये बात ख़त्म होगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन आया कि जी फिर खोल दें आप, देखें उनको, वो बड़े मुझे बार बार कॉलें कर रहे हैं। मैंने कहा जी अगर उन्होंने कॉलें कर रहे हैं तो मैं तो इस पर कुछ नहीं कर सकता, कानून है। उन्होंने कहा अगर आपने उसको नहीं खोलना तो फिर आप बाकी सारे चैनल भी बंद करें। अब इसमें कैच था। अच्छा, अब कैच क्या है, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये अदालत में मैं नहीं बता सका। कैच ये है मतीउल्लाह साहब कि अगर मैं उसको खोलता हूँ 92 को तो वो वायलेंस दिखाएगा, वो हेट स्पीच दिखाएगा, उसकी देखा देखी दूसरे टीवी चैनल भी हेट स्पीच दिखाएंगे और मुल्क में फसाद फैलेगा जो फैला हुआ था। अगर मैं सबको बंद करता हूँ तो क्या होगा, सबको बंद करने का सारा मलबा गिरेगा हुकूमत पे। हुकूमत को कमज़ोर किया जा रहा था, सिविलियन हुकूमत को। एक प्लान था ना कि इस हुकूमत को डिस्क्रेडिट करना है और ये उसका एक छोटा सा लोगों को, सिविलियन इदारों को डिस्क्रेडिट करना है, पैमरा को डिस्क्रेडिट करना है। इल्ज़ाम किस पे आना था, पैमरा पे जो आया। इंटरनेशनल न्यूज़ बनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट हो गया। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गई ना, कारोबार पूरे मुल्क के बंद हो गए इस वजह से, स्टॉक मार्केट बैठ गई और एक र्यूमर मॉन्गरिंग शुरू हो गई कि पता नहीं कि इतनी बेयकीनी होगी मुल्क में टीवी चैनल बंद होने से। वो किसके खिलाफ गई, वो हुकूमत की साख के खिलाफ गई। उसमें मजबूत कौन हुआ, फैज़ साहब। तो उनके ये चीज़ मुझे समझ आ रही थी, मुझे नहीं समझ आया कि हुकूमत को क्यों नहीं समझ आया उस वक्त की हुकूमत। और फिर फैज़ साहब ने मुआहदा कराया, वो खुद गारंटर भी बने, उस मुआहदे में गारंटर भी बने। बिल्कुल, और उस पर फिर उन्होंने वो आ गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम चैनल्स बंद कर दें। मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था। ठीक, और फिर अगले रोज़ खुल गए मुआहदा होने के बाद।
जी आप मुझे याद नहीं कि मुआहिदा होने के बाद खुले या 26 नवंबर को किस तरह अगले दिन खुल गए। हाँ। अगले दिन उन्होंने वफाकी हुकूमत ने विड्रॉ किया और चैनल तमाम खुल गए। ठीक है, चलें, ये तो वो हालात थे कि जो आज आपने सुप्रीम कोर्ट में भी आपको बताएं। अब ये बताएं कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी हुकूमत ने, जिसका सुप्रीम कोर्ट को भी आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी तो मुस्तरद कर दी, तो आपको अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि वो हुकूमत से बात करेंगे कि हुकूमत अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाती है, और कमीशन ऑफ इंक्वायरी आपको पता है पहले भी बने, कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत वो मुनज़्ज़म इलेक्शन की जो धांधली थी 2013 की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का कमीशन बना था। उससे पहले कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस हामिद मीर कमीशन भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत, जो पुराना कमीशन ऑफ इंक्वायरी था उसके तहत बना था। तो क्या उम्मीद है कमीशन ऑफ इंक्वायरी से जो आज अटॉर्नी जनरल ने वादा किया है? देखिए चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की थी कि उम्मीद रखनी चाहिए, उसका मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं अभी करता, वो पर्सनल बात हो जाती है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए ना, तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि जो कमीशन बनेगा उसके TORs वाजे होंगे, और मकसद मेरी तरफ से जो मैंने किया है, मेरा मकसद किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करवाना, किसी को सज़ा दिलवाना, किसी को इबरत की मिसाल बनाना, इंतकाम, बदला मेरे दिल में कुछ नहीं है, अल्लाह जानता है इस बात को। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सच सामने आए कि हुकूमत के जो बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं, जब वो टैक्स पेयर्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं तो वो हुकूमत चलाते किस तरह, वो करते क्या हैं अंदर। तो मैं 2 साल हुकूमत में रह के आया हूँ बाहर, मैंने कुछ सच अपनी आंखों से देखा है। मैं मकरूज़ हूँ अपनी कौम का कि मैंने उनके टैक्सेस के पैसों से तनख्वाह ली है 2 साल, और जो सच है वो मैं उनके सामने लाऊं। और ये मैं अब नहीं सिर्फ ला रहा, आपको पता है मैं जब अंदर था पैमरा में, तब आप सना बुचा वो हैं हमारी एंकर वो साथी हैं, अब मैं उनकी लाइलमी पे हैरान हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया है, या तो वो पढ़ती नहीं है, ये प्रोग्राम देखती रहती हैं अपने दोबारा। उन्होंने कहा है कि उस वक्त जब अबसार पे दबाव आ रहा था तो क्या अबसार ने उनके कहने पे चैनल आगे किए या पीछे की, तो मेरा वो बयान ही पढ़ लेती, बयान हल्फी, जिसमें मैंने उन्हें बताया कि मैंने उनकी कोई बात मानने से इनकार किया, किसी भी बात को, यह गैर आइनी और गैर कानूनी, और यही मेरा जुर्म है। इसीलिए तो आज जो अदालत में भी मैंने कहा कि मुझे, जब उन्होंने पूछा कि आपको क्या इसी वजह से निकाला गया है, मैंने कहा इसी वजह से निकाला गया कि मैं उनकी पॉकेट में नहीं था, और यही वजह है। मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पर, और जर्नलिस्ट हुकूमत में चला गया, उसने जाके वहाँ ऑब्जर्व किया, वापस आई एम रिपोर्टिंग बैक टू माई पीपल कि मैंने अंदर ये देखा है, मैं अंदर ये देख के आया हूँ, वह मैं वो सच सामने लाना चाह रहा हूँ। उससे अगले हालात बेहतर हो जाएं, हमारी गवर्नेंस बेहतर हो जाए, लोगों के मसाइल कम हो जाए, मेरा ये मकसद है सिर्फ। लेकिन आपने बहुत देर से नहीं जर्नलिस्ट के तौर पे रिपोर्ट किया? नहीं, मैं पहले से कर रहा हूँ, आपको यही तो अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपकी याददाश्त भी सना बुच्चा जैसी है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब मैं पैमरा चेयरमैन था, मैंने खतूत लिखे। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वाकया जरूर। मैंने खतूत लिखे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ को, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को, चीफ जस्टिस साकिब निसार को, जो मैंने अदालत में भी पेश किए हैं। वो 2017 अप्रैल की बात, मई की बात है, जब मैंने खतूत लिखे और उसमें बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने उससे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मैंने वो कॉल सुनवाई, जिसमें धमकियां दी गई थी पैमरा और उसके एम्प्लॉइज़ को कि टांगे तोड़ देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी के नीचे कुचल देंगे, वरना जो हम कह रहे हैं वैसे करो। ये 3 खत मैंने लगाए हैं, बहुत बार भेजी ये चीजें लिख के। किस किस को आपने लिखा? मैंने आर्मी चीफ को लिखा बहुत दफा। अच्छा, भेजा उनको जी, बहुत दफा। कमर जावेद बाजवा को? जी, उनको मैंने भिजवाई बहुत दफा चीज़। कभी उनकी तरफ से जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया, कभी भी नहीं आया, कभी भी उनकी तरफ से जवाब नहीं आया, सिवाय इसके कि एक लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर थे, उन्होंने कॉल किया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी उसका असर हुआ था, तो उन्होंने किया नहीं हम देखते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए हम। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि जिस ऑफिसर ने ये कॉल की थी उसकी प्रमोशन हो गई। अच्छा। और उसको एक ज़्यादा बेहतर जगह पर, तगड़ी पोजीशन, आप उसको समझते तगड़ी पोजीशन कौन सी होती है, वहाँ उसको भिजवा दिया गया कहीं अभी तरक्की करके। वो आजकल तो किसी तगड़ी पोजीशन में नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा घर। अच्छा, मुझे तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें मैंने कमीशन की जब बात की है, मैं कमीशन में ये कह रहा हूँ कि कमीशन वो मिसाल फॉलो करे जो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ बेंच ने, फुल कोर्ट ने कायम की है। वो क्या मिसाल है कि लाइव टीवी कैमरास पे उस कमीशन की कार्रवाई दिखाई जाए। उसमें कोई स्टेट सीक्रेट्स तो नहीं है ना, उसमें 2 स्टेट ऑफिशियल्स, मैं भी था, वो भी थे, और भी जो लोग उन्होंने बुलाना है, उन्होंने बात करनी है मीडिया कैसे काम कर रहा था इस मुल्क में। ठीक है, कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो हमने उसमें डिस्कस नहीं कर रही, और हमने वेपन्स कहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो दिखाई जाए, मीडिया के लिए ओपन हो, पब्लिक के लिए ओपन हो उसकी प्रोसीडिंग्स,
और उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए। उस पर मैं रिकमेंडेशन ये हूँ, वो मुझे रिकमेंडेशन में माफ़ कर दें उनको, लेकिन एक दफ़ा हर कोई आके अपना सच माने, अपने सच का सामना करे, जो मोअज़्ज़ज़ बेंच ने कहा है बार बार आज कि ट्रुथ सेट्स यू फ्री। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान सी दैट ट्रुथ कि अबसार आलम पे जिरा हो रही है तो कैसे हो रही है, और अबसार किसी पे जिरा कर रहा है तो कैसे कर रहा है, एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्री। चलें जी, देखें कभी जनरल फैज़ हमीद पे संगीन इल्ज़ामात लगे, क्या वो भी कमीशन के सामने पेश होंगे और हम अबसार आलम को कभी देख पाएंगे जनरल फैज़ हमीद पे सवाल जवाब जरा करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी कुछ और अहम बातें आज की समात के हवाले से और फिर जो कुछ अबसार आलम के साथ इन तमाम अरसे में होता रहा उस बारे में। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ चेयरमैन पैमरा अबसार आलम। सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फिया बयान दिया है, संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं साबिक़ सरबराह ISI के जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, और उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। अबसार आलम, ये तो जनरल फैज़ हमीद के जो टेलीफोन आई थी 92 चैनल खुलवाने के लिए या फैज़ाबाद धरना के दौरान ये सारा कुछ हुआ, मगर इससे पहले भी काफ़ी अर्सा आप नवाज शरीफ हुकूमत में चेयरमैन पैमरा रहे हैं, तो क्या उस दौरान आपको कभी इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना नहीं करना पड़ा, और क्या नवाज शरीफ की हुकूमत ने आपको वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जो होना चाहिए था? क्या होता था पहले, क्या होता है? टोटल 2 साल मैंने 2 साल और मेरा ख्याल है 18 दिन रहा हूँ, और 2 साल जिस दिन मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया था, मेरे ज्वाइनिंग से पहले मेरे ख़िलाफ़ रिट पिटीशंस फाइल हो गई थी मेरी अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो फिर लटकती रहीं और फिर आखिर में आके उन्होंने उसके ज़रिए मुझे निकलवा भी दिया। मुसलसल 2 साल 18 दिन, कोई दिन और कोई रात ऐसा नहीं गुजरा जब मुझ पे दबाव ना हो, और ये दबाव इसलिए था, देखिए हमने एक बात की थी कि पैमरा क्या है? पैमरा मीडिया है, मीडिया का आप समझ लें कि एक हिस्सा है, मीडिया का बाजू समझ लें, मीडिया का सर समझ लें, कुछ समझ लें, हेड समझ लें। मीडिया के साथ जो कुछ इस मुल्क में होता है या नहीं होता वो पैमरा के ज़रिए होता है। अब उस पर अगर एक चैनल को बंद करवाने की कोशिश हो रही है, एक एंकर पे पाबंदी लगवाने की कोशिश हो रही है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है, जो जैसे गेम चलती है हमारे, जिसको आज मैं जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब का बहुत मशहूर हूँ, उन्होंने कहा कि अब सार तुमने इस मुल्क के निज़ाम को बेनकाब कर दिया है, एक्सपोज कर दिया। मेरे लिए ये क्रेडिट है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे प्यारों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, जिन्होंने मेरे साथ मुसीबतें उठाई हैं 8 साल तक, इस 2 साल की पब्लिक सेक्टर नौकरी के लिए। आज अल्लाह ने उन सब की मुसीबतों को का सिला दे दिया है। ये कमेंट्स हैं कि, और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ मेरी जदोजहद है, और इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए मैं कोई यह इनकलाब नहीं लाना चाह रहा, मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों के लिए कच्चा मुल्क हो। इस निज़ाम 2 साल कैसे गुजरे? ये निज़ाम जो है ना, ये चलता कैसे है? चलता ये है कि जो सिविलियन फेस होगा उसके ज़रिए सारे गंदे काम करवाने हैं। अगर वो सिविलियन फेस गंदे काम करेगा तो वो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल उसी ओहदे पे बैठा रहेगा, वरना 2 साल भी वो बड़ी मुश्किल से गुजार पाएगा। तो आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला हुकूमत की? कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। नवाज शरीफ साहब बहुत सपोर्टिव थे, इसमें मैं बात ये बिल्कुल कहूँगा। उन्होंने बात भी की, उन्होंने उस वक्त पहले आर्मी चीफ राहील शरीफ थे और DGI जनरल रिजवान था, उनसे बात भी की उन्होंने, और लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनके बात करने के बाद भी थोड़े दिनों बाद, मैं वीक्स की बात नहीं कर रहा, अच्छा, थोड़े दिनों बाद फिर ये काम शुरू हो जाता था। अच्छा। और फिर उसके बाद वो उनके खिलाफ मसलन ये कि ये जो सर्विंग ऑफिसर्स थे वो जाके केबल ऑपरेटर्स के हेड एंड होता है एक, उसके दफ्तर में बैठ जाते थे जाके कि इसको बदलो, इस चैनल को हटा दो। और जियो डाउन के साथ यही हुआ? जी, यही हो रहा था, और जो भी करता था उसके साथ होता था, जो भी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाता था। और वो मुझे फिर कांटेक्ट करते थे केबल ऑपरेटर्स के, हम क्या करें? जाहिर है मेरे पास तो कोई फोर्स नहीं थी ना, मैं अपने बंदों को भेजता था जो इंस्पेक्टर होते थे लेवल के या मैक्सिमम डिप्टी डायरेक्टर लेवल के, वो जाते थे तो उनको थ्रेटन किया जाता था। मैंने उन लोगों की जो जाते थे उनकी CCTV रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, उनके दफ्तर जाने की, आने की, उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर, ये मैंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भिजवाए,
प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी भिजवाए, जब राहिल शरीफ और रिजवान थे उनको भी भिजवाए तो कि ये लोग हैं। तो क्या हुआ? जो कुछ भी नहीं, मैंने आपको बताया ना, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। फिर शाहिद खाकान अब्बासी जब अच्छा वज़ीर दिफा कौन थे उस वक्त? मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ थे। आई थिंक ख्वाजा आसिफ। उनको आपने कभी एतमाद में नहीं लिया? नहीं, उनको मैंने इस मामले में कभी। तो वज़ीर दिफा को तो वैसे ही कोई एतमाद में नहीं लेता, तो वो तो आपको पता ही है। अच्छा, तो उसमें फिर शाहिद खाकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म बने, उनको जाके ब्रीफिंग उन्होंने बुलाया हमें ब्रीफिंग के लिए, तो जाके ब्रीफिंग दी उन्होंने। आखिर में ब्रीफिंग के पूछा कि आपके लिए आपके काम में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? मैंने उन्हें बता दिया सबसे बड़ी रुकावट जनरल फैज़ और उसके बंदे हैं, और वही हाई कोर्ट्स को मैनेज करते हैं, जिससे स्टे ऑर्डर भी फ़ौरन मिल जाता है। वो हमें धमकियाँ भी दे रहे हैं, हमें तंग भी कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों को भी ख़तरा है पैमरा के लोगों की। तो उसके बाद शायद खाकान अब्बासी खामोश हो गए। उसके बाद चरागों में रोशनी, उसके बाद फिर मीटिंग बर्खास्त हो गई। अच्छा, फिर हम घर आ गए। अब फिर वो भी घर सारे जब पूरी हुकूमत ही घर आ गई। ये हुकूमत सिविलियन हुकूमत के बस में, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल कुछ नहीं खत्म। मैं चीफ जस्टिस साकिब निसार को खत लिखा। अच्छा, साकिब निसार साहब भी बहुत ही एक्टिव थे आपके दौर में, मुझे याद है आपको बुला के कहते थे फलां चैनल ये, फलां चैनल वो। क्या वो आमिर लियाकत का प्रोग्राम हमने बंद किया था, और उस हमारा केस बहुत स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि उस पर हाई कोर्ट भी जो है वो उसके हक में फैसला ना दे सकी, क्योंकि वो मुझे अब केस वो याद नहीं है कि उसने क्या वायलेशन की थी। हाई कोर्ट में गए वो स्टे ऑर्डर लेने के लिए, हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट गए तो हमारा जब केस चल रहा था, मैं खुद आर्ग्यूमेंट कर रहा था, मैं खुद खड़ा होके आर्ग्यूमेंट कर रहा था उस केस में। तो हुआ ये कि और चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, बड़े वो दबंग किस्म के इंसान उस वक्त लग रहे थे, क्योंकि चाय के वक्फे से पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो बड़े चाय के वक्फे से पहले बहुत दबंग लग रहे थे। हमने कहा चलो एक अच्छा फैसला पैमरा के हक में सुप्रीम कोर्ट से भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि केस स्ट्रॉन्ग ही बहुत था। इतनी उसमें गालियाँ और गंदे इल्ज़ामात और लोगों पे कुफर गद्दारी के फतवे इतने लोगों पे थे पाकिस्तान के कि उसको कोई डिफेंड ही नहीं कर पा रहा। फिर चाय के वक्फे, तो वो फिर उन्होंने कहा मैं वापस आता हूँ। चाय के वक्फे पे बाद वापस आया, उन्होंने कहा ये आइंदा अगर आपने ऐसे किया ना तो हम आपको सीधा कर देंगे, और पैमरा ये प्रोग्राम आज से शुरू कर रहे हैं दोबारा अपना, आपने रोज़ाना बैठ के इनका प्रोग्राम सुनना भी है और उसका ट्रांसक्रिप्ट बना के हमें जमा करवाना है आपने, तो ताकि अगर भी ये कहीं वायलेशन करेंगे तो हम देखेंगे फिर इनको क्या। अच्छा। हमें सजा दे दी उनका प्रोग्राम सुनने की और उसका ट्रांसक्रिप्ट बना के जमा करवाने की। ये उन्होंने एक्शन लिया था। तो मुझे भी एक दफ़ा मिले साकिब निसार इस्लामाबाद क्लब में, मेरे उस पिटीशन का फैसला नहीं आया था, ये मैं दिसंबर के शुरू की बात कर रहा हूँ। 18 दिसंबर को फैसला मेरे खिलाफ आया, तो मैं इस्लामाबाद क्लब, कुछ लोगों ने मुझे खाने पे बुलाया हुआ था, वहाँ साकिब निसार अपनी बेगम के साथ आए हुए थे। उन्होंने एक बंदा भेजा जी के अफसार को बुला के लाओ। मैं गया उनके पास, तो मुझे कहने लगे कि क्या कर रहे हो तुम, आओ मेरे साथ काम करो, मिलके हम काम करते हैं, इस मुल्क को आगे लेके चलते हैं। मैं हैरान हो गया, उनके मुंह की तरफ देख रहा हूँ कि ये मुझे क्या कह रहे हैं। नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में डैम बना रहे। कौन सा काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें मैं इनके साथ आ जाऊं, अच्छा, और फिर हम दोनों मिलकर इस मुल्क को आगे लेके चलें। आपने मौका ज़ाया कर दिया। मैंने खामोश खड़ा रहा, और उसके बाद मैं वापस आ गया अपने खाने पे। तो मेरे साथ लोग जो थे वो इत्तफाकन कुछ लोग पैमरा के भी थे, उन्होंने मुझे कहा मुबारक हो, आपके खिलाफ जो पिटीशन है वो डिसमिस हो जाएगी। मैं उस पर चुप रहा। मैंने कहा आप लोगों को पता है, मैं दिल में कहा, मैंने कहा आप लोगों को तो नहीं पता मेरी क्या बात हुई है, मैं तो उनके साथ मुल्क सुधारने के लिए मिशन पे नहीं जा रहा। तो बस वही हुआ फिर, और उसके कुछ। अच्छा ये बताएं कि आपको जिस तरीके से ओहदे से हटाया गया, वो भी एक आपने बताया शुरू में दरख्वास्तें दायर कर दी गई थी, वो क्या तरीका था? बेसिकली आप पे हाई कोर्ट में पहले रिट दायर की गई, वो क्या मामला था और कितना टाइम लगा फिर आपको? ICA उस फैसले के खिलाफ आपने ICA दायर की, वो कितना अरसा पड़ी रही, किस तरीके से? देखिए हुआ ये था कि मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी नवंबर के शुरू में शायद हुई थी, तो मैंने ज्वाइन 1 दिसंबर से किया था। इस दरमियान कोई 3 वीक्स का टाइम था। उस 3 वीक के दौरान मेरे खिलाफ 3 पिटीशन फाइल होगी मेरी अपॉइंटमेंट के खिलाफ, मेरे ज्वाइन करने से पहले। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो स्लोली आहिस्ता 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 चलती रही। तो देखा ये जा रहा था कि अब सार हमारी लाइन पे चलता है कि नहीं चलता। कोशिश की गई मुझे लाइन पे चलाने की, ऑडिशन हो रहा था, और उसमें फिर चेन ऑफ कमांड हुई। तो फिर भी मैं तो आइन और कानून के रास्ते पे पहले भी चल रहा था, बाद में भी चल रहा था। वज़ीर आज़म साहब को भी पता था,
सबको पता था कि अब सार आइन और कानून पे चलेगा और चलता है, और सबने मुझे कभी इस बात पे मजबूर नहीं किया सिवाय 2-3 लोगों के। तो वो सिंध हाई कोर्ट में तो विड्रॉ हो गई जिन्होंने की थी। लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चलती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब देखा ना कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीड पकड़ ली है मेरे खिलाफ पिटीशन में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिटीशन स्लो हो गई। उस पर डेट लंबी दे दी उन्होंने इन ऑफिस के बाद में देखेंगे कि अगर लाहौर हाई कोर्ट अच्छा फैसला नहीं देता तो फिर यहाँ से अच्छा फैसला आ जाए। और यहाँ पे कौन थे जज साहब? वो रहने दें। अच्छा, अभी भी पेंडिंग है? तो वो नहीं, पेंडिंग नहीं, अब तो वो खत्म हो गई थी। अच्छा, इन्फेक्शस हो गई। तो फिर तो वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला मेरे खिलाफ दिया, और उसमें जो जिरा हुई मेरे वकील पे जज साहब की तरफ से, उसमें मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। एक सवाल उसमें ये था कि आपको आप मतलब मुझे अफसार को 5 लोगों ने इंटरव्यू किया है उससे पहले, तो इन 5 लोगों ने फर्ज करें 5-5 सवाल किए हैं, और मुझे 10-10 नंबर में से किसी ने 7 दिए, किसी ने 8 दिए, किसी ने 5 दिए, उन्होंने कहा वो सवालात बताएं, हर बंदे ने इंडिविजुअली अफसार से कितने सवाल किए, क्या सवाल किए। अच्छा। उसके अफसार ने जवाब क्या दिए और उस पर नंबर कितने दिए आपने अफसार को इंडिविजुअली। अच्छा। वो लाए, वो रिकॉर्ड लेके आए। आप मुझे बताएं पूरा LLB का पेपर कि हालांकि मेरी जो प्रोसेस था वो स्ट्रिंजेंट प्रोसेस था सबसे, जितनी आज तक पैमरा में अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन की, लेकिन मुझे जाहिर है वो आटा गोंदी जल्दी क्यों, मुझे कोई बहाना चाहिए था। अच्छा, फिर आपने ICA भी दायर की? ICA दायर की। ICA मेरी डिसमिस होगी इस बुनियाद पे कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया बेंच का, सिंगल मेंबर बेंच का, तो मैंने अपना चार्ज छोड़ दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट डिसीजन, क्योंकि मैं कंटिन्यूली कोर्ट का डिसीजन आ गया। ICA पेंडिंग भी रही काफी अरसा? नहीं, ज्यादा अरसा पेंडिंग नहीं रही मेरे ख्याल में। तो ICA फिर उन्होंने कहा जी कि वो तो चार्ज छोड़ गए, तो ICA उन्होंने कहा जी वो चार्ज छोड़ा आपके फैसले के एहतराम में, चार्ज छोड़ा है, वो घर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि आप ICA में अगर अपील मंजूर करें वो वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं चले भागे इनफ्रैक्चर। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। वो 5 साल अपील पड़ी रही सुप्रीम कोर्ट में। 5 साल पड़ी रही। अचानक एक दिन लगाई गई। और चीफ जस्टिस कौन थे? साकिब निसार, उमर अता बंदियाल, उससे पहले जस्टिस गुलजार, उससे पहले साकिब निसार, उससे पहले आसिफ सईद खोसा, उससे पहले साकिब निसार, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, उमर अता बंदियाल, चारों के दौर में रही। उमर अता बंदियाल के दौर में लगी। और उन्होंने कहा, डेट दी छोटी सी कि फलानी तारीख को आपका है। मैंने अपने वकील को बताया कि जी आप आए। वकील ने कहा 3 दिन शायद थे, वो कराची से उन्होंने आना था। फखरुद्दीन जी इब्राहिम मेरे वकील थे, वो बीमार थे। उन्होंने कहा आप सिर्फ एक इनसे एडजमेंट ले लें, सिर्फ एक मिल जाएगी। और वो बड़े सीनियर वकील हैं, उमर रसीदा वकील हैं। नहीं, जाहिद फखरुद्दीन। अच्छा, उनके बेटे जो है। ठीक है, वो उमर रसीदा नहीं लेकिन सीनियर है। हाँ, सीनियर वकील है। उन्होंने कहा एक एडजमेंट मिल जाएगी, आप ले लें। मैंने कहा जी मुझे नहीं लगता। नहीं, उन्होंने कहा नहीं मिल जाएगी। हमने एडजमेंट फाइल की। उन्होंने दूसरे दिन, वो जिस दिन हेयरिंग थी, उन्होंने कहा इसका तो है नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से उन्होंने डिसमिस कर। नॉन प्रोसिक्यूशन विद इन 10 सेकंड। 5 साल बाद जज साहब कौन थे? अपना जस्टिस सजादुल हसन थे उसके। सज्जाद 2 मेंबर बेंच था आई थिंक। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में? जी, सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, वो डिसमिस होगी। तो वो अभी फिर आपने दोबारा उसके बहाली के लिए कोई कोशिश नहीं की? मैंने मुझे उसका पता नहीं था कानून, मैं देखूंगा। लेकिन अब क्योंकि चीफ जस्टिस कालिद फाइसा ने भी ये कहा तो है अपने रिमार्क्स में कि इधर बड़ी बड़ी पिटीशनें बहाल होती हैं। देखिए, मुझे किसी कोई ओहदा नहीं लेना, ये बात। लेकिन एक तारीख दुरुस्त करने के लिए इंसान को अपनी कोशिश करनी चाहिए, वो मैंने की अभी आपके सामने। चलें, लेट्स सी। आप तो कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। क्या हमारे इदारे भी तारीख को दुरुस्त से देखने की कोशिश करेंगे या नहीं? छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अफसार आलम के साथ एक बड़ा जो सानिया हुआ था, इन पे जो कातलाना हमला हुआ था, उस हवाले से बात करते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ अफसार आलम मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन पैमरा। अफसार आलम, आपके ऊपर एक बड़ा ही संगीन कातलाना हमला हुआ। अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी, उसकी तरफ हम आना चाहेंगे। लेकिन पहले छोटी सी एक बात ज़रा क्लियर कर दें। जनरल फैज़ हमीद भी आपको फ़ोन करते रहे और साकिब निसार ने भी आपको पेशकश की कि आप हमारे साथ आके मुल्क बचाओ या मुल्क बनाओ तहरीक में शामिल हो जाएँ। तो कभी जनरल फैज़ हमीद ने नहीं आपको कहा कि आए मिलकर ज़रा मुल्क को बचाते हैं? क्योंकि वो भी बड़ी मेहनतें करते रहे, 2-2 साल की मेहनत उन्होंने की। नहीं, मुझे वो उनका ख्याल था कि कभी अच्छे माहौल में मुलाकात नहीं हुई जनरल फैज़ हमीद? नहीं, माहौल कोई इतना बुरा नहीं होता था। अच्छा, मुलाकात मिलते तो रहते होंगे। 2 मुलाकातें हुई हैं सिर्फ। अच्छा।
फ़ोन पे बहुत दफ़ा बात हुई है, मैसेजिंग भी होती रही है। लेकिन मुझे कमर जावेद बाजवा जो हैं उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया था। तो उन्होंने मुझसे अवेलेबिलिटी पूछी किसी वीकेंड, जो मसला आज कॉल किया था अगले वीकेंड आप बिज़ी हैं या फ्री हैं। मैंने कहा मैं फ्री हूँ। तो उन्होंने कहा खाना इकट्ठे खाएंगे, आप आइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन वो वीकेंड नहीं आ सका कभी भी। तो मेरा ख्याल है ये, अब इसमें मैं आप मुझसे हल्फिया बयान न लीजिएगा कि उनका ख्याल था कि ये तो कोई मसला नहीं है, इसको जाके कहने से शायद ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन है ना एक, या टेक्नोक्रेटिक पोजीशन है। तो ऐसे कौन खड़ा होता है, कौन इनकार करता है? तो उनके जहन में नहीं था कि ये शख्स हमें हर बात पे हर गैर आइनी और गैर कानूनी बात पे इनकार करेगा। मैंने कानूनी और आइनी बात पे इनकार नहीं किया कभी, लेकिन गैर आइनी और गैर कानूनी बातों पे मैं तो हर एक को इनकार किया। और मुझे मैं आपको नवाज शरीफ की एग्जांपल देता हूँ। एक मामले पे मेरी राय मुख्तलिफ थी, उनकी राय, उनको किसी और ने जो राय दे रहे थे उनके इर्द गिर्द लोग, वो मुख्तलिफ थी। क्या बात? और मेरी वो बात अभी रहने दें। अच्छा, पैमरा से रिलेटेड अच्छा। बहुत बड़ा वो स्कैंडल है। अच्छा। वो भी इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा बाहर, और उसमें भी आपको पता चलेगा कि ये क्या करते रहे हैं ये लोग इस पैमरा के साथ, और अभी तक क्या कर रहे हैं। सियासतदान नहीं है सियासतदान नहीं है ना, यही तो मसला है। अच्छा। कि सियासतदान फ्रंट होते हैं कि आप ये काम करवा दें, ये नहीं मान रहा इसे ये काम करवा दें। हाँ। तो मैंने और मीडिया मालिकान है उसमें। अच्छा। तो वो मैंने उन्हें कन्विंस किया, ही वॉज कन्विंस्ड। उन्होंने सबके सामने कहा, उन्होंने कहा सार जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, इसकी बात को फॉलो करें सब। इतनी बड़ी। लेकिन जहां से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रेशर ही होता है ना, कि आपको मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि आप ये काम करें, आप उससे कहते हैं ये मुमकिन नहीं है इस वजह से, और वो एग्री करता है आपसे। तो दैट्स इट। यही आज जजेस भी कह रहे थे कि जब आप हुकूमत में होते हैं, जब ओहदों पे होते हैं, तब आप खड़े होके इनकार करें, तब आप खड़े होके अगले को कन्विंस करें। तो मैं इनको भी कन्विंस करता रहा हूँ। ये नहीं, मेरी कोई इनसे लड़ाई नहीं थी बाजवा से और फैज से। मैंने कन्विंस ही करता था कि भाई ये मुल्क के लिए बेहतर है। मैंने बताता था लोगों में नफरत मत भरो। मैंने बताता था कि आप कैंटोनमेंट में और अपने गैरिजन्स के मैसेज में सिर्फ 2 टीवी चैनल चला के अपने सबॉर्डिनेट्स के जहनों में जहर मत भरें। और मैंने कहता रहा 2 साल, और इसके बावजूद इसके नताज बुरे निकलेंगे। आप खुद एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं और आप खुद अपने आप को उस प्रोपेगेंडा के जहर का असीर बना रहे हैं, और फिर वो निकलेगा। और वो निकला 9 मई को, और जो आज तक नहीं कर रहा है। लेकिन उस वक्त नहीं सोचते, उस वक्त ताकत होती है, उस वक्त अल्लाह बहुत दूर होता है ताकत में। आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं क्विकली, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं इस नए माहौल में, और जिस तरीके से नवाज शरीफ वापस आए हैं और जो अंडरस्टैंडिंग उनकी अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो ये सब कुछ आप जो कर रहे हैं इससे तो बहुत नुकसान नहीं होगा हमारे जो नई सियासी क़यादत अब सामने आ रही है नून लीग की शक्ल में? क्या उनके लिए तो ये बड़ा ही एक मनफी असर पड़ेगा? अगर देखिए मती, मैं अपने अल्लाह को और इस मिट्टी के लोगों को जवाब दे रहा हूँ सबसे पहले, और फिर इस मुल्क के आइन को। और मैंने आपको बताया है कि मैं दूसरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैंने एक ज़िंदगी जी ली पूरी, अब ये दूसरी ज़िंदगी जो है ना, ये लोगों के लिए है। पहले भी मैं आई वांटेड टू गिव बैक टू माय सोसाइटी। जब मैंने पब्लिक सेक्टर में गया, मैं वहाँ सैलरी के लिए गया था। आपको पता है मैं कितना कमाता था प्राइवेट सेक्टर से। मैं तो वहाँ गया हूँ, आई वांटेड टू गिव बैक। आई वांटेड टू बिल्ड अ सिविलियन इंस्टीट्यूशन जिस पे बात होती है हमेशा, सिविलियन इदारे तबाह हो गए, सिविलियन इदारे तबाह हो गए। तो भाई बना रहा था, बनाने देते ना, नहीं बनाने दिया। मैं जो कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया, मैंने सच। लेकिन आपके साथ फिर सियासी क़यादत ने नहीं दिया। मुझे शिकवा भी कोई नहीं है उनसे। नवाज शरीफ से मुझे कोई शिकवा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं साफ। सियासी क़यादत की अगर आप बात करते हैं, वो बाद में अपने मसाइल में बहुत फंस गए, वरना उन्होंने मेरा हमेशा बहुत साथ दिया इस बात पे कि जो मैं जहाँ सही हूँ वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैंने आपको भी एग्जांपल दी है एक इशू की। अच्छा, दूसरी मैं इसलिए नहीं कर, माहौल बदल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इससे ये इम्पैक्ट हो गया, वो इम्पैक्ट हो गया। मेरा इन्नमल अमाल बिन्नियात, मेरी नीयत सिर्फ ये है कि सच सामने आए, और वो सच मैं सिर्फ इसलिए सामने लाना चाह रहा हूँ। मैं किसी को सज़ा नहीं दिलवाना चाह रहा, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाह रहा, किसी की
ज़िंदगियाँ नहीं तबाह करना चाह रहा, जिस तरह इन्होंने मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की। मैं सिर्फ इसलिए ये सच सामने लाना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क की गवर्नेंस बेहतर हो, लोग खड़े हों जो हुकूमत में हैं, जो बड़े इदारों में हैं, वो वक्त पे खड़े हों, अंदर भी जब वो होते हैं उहदों पे तब भी खड़े हों और बाहर भी खड़े हों और सच बोलें, ताकि रजिस्ट करें अगर कोई गैर आइनी गैर कानूनी हुक्म उन्हें दिया जाता है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये बताएं जो आपके साथ वाक़या हुआ था, कोई मुजरम पकड़े गए उसके? जी, मुजरम पकड़े गए थे और उनको जर्मनी से हिदायत मिल रही थी, पैसा भी वहीं से आया था और उस पर हुकूमत को चाहिए था कि रेड वारंट जारी करते हैं उस बंदे का जो जर्मनी में है, जो एब्सकॉन्डर है पाकिस्तान के कानून का, ऑलरेडी किसी कत्ल वगैरह के मुकदमात में वो मतलूब है, तो उसको यहाँ से इंस्ट्रक्शन जारी थी। वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन उसको कौन दे रहा था? वो बंदा उसको पकड़ के लाया जाता रेड वारंट के जरिए, तो वो बताएगा कि कौन देता था यहाँ से उसको इंस्ट्रक्शन कि अफसार की, और निगरानी होती रही। मैंने ट्वीट किया था, एक बंदे को मैंने अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल पे बैठे देखा था, सुबह से लेके शाम तक वो बैठे हुआ था। मैंने उसकी वीडियो बना के वो ट्वीट की, तस्वीर ट्वीट की, और वो सारा उसने मेरा आना जाना, कहाँ आता हूँ, किस पार्क में मैं वॉक करता हूँ, कब निकलता हूँ, कब जाता हूँ, वो सारा वो क्या आपके ख्याल में प्राइवेट बंदे का बस का काम है? मैं 5 दिन बाद उस पार्क में गया हूँ जिसमें मुझे गोली मारी गई, और विद इन मिनट्स आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे वॉक के, मैं आधा घंटा हुआ था वॉक करते हुए जब मुझे गोली मारी गई है, और वो बंदे वहाँ मौजूद नहीं थे पार्क में जिन्होंने मुझे गोली मारी, वो कहीं थोड़ा करीब किसी जगह रह रहे थे, वहाँ से लाया गया उनको। तो कैसे पता चला कि मैं घर से निकल के पार्क में गया हूँ? मेरे फ़ोन के ज़रिए। तो फिर मेरे फ़ोन की लोकेशन का कैसे पता चल सकता है? फिर क्या शहबाज शरीफ हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में तो आप तवक्को जो होना था हो गया, शहबाज शरीफ की हुकूमत में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई? मैं तवक्को इन लोगों से रखता ही नहीं हूँ, मेरी तवक्को तो अल्लाह पे, मेरा तवक्कल अल्लाह पे है। मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना मतीउल्लाह जान। मुझे इनको, वो गरीब आदमी है, वो जो बंदा जिसने मुझे गोली मारी है उसके घर में पैसे नहीं थे। उसने जो पुलिस को बताया है कि मेरे घर में ख़र्चा चलाने के लिए पैसे नहीं थे, मुझे हायर किया गया, मेरे फ़लाँ दोस्तों ने हायर किया कि आओ तुम्हें एक जगह है वहाँ बंदे को मारना है जाके, कहते वहाँ अचानक उतरने लगा, मेरे हाथ में पिस्टल पकड़ा देगा, गोली मार दो। चलो, तो इस तरह की आप, और पीछे नेटवर्क जो है, जब तक वो ना हो, मैंने उस गोली मारने वाले को आप कैद की सज़ा दे देंगे, मुझे क्या उसका फ़ायदा हो जाएगा, या मैं कौन सा बड़ा इंसान हो जाऊँगा? ये मुल्क आगे बढ़े, यहाँ के लोग खुशहाल हों, यहाँ के लोग तरक्की करें, अमन से रहें, हम तरक्की से रहें, तो क्या इसमें? बहुत शुक्रिया अबसार आलम, पहले बतौर सहाफ़ी और फिर बतौर चेयरमैन पैमरा। आपने जितनी भी कोशिशें की, यकीनन वो तारीख़ का एक हिस्सा है, एक नई तारीख़ रकम हो रही है। अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनता है और अगर ये कमीशन जिन अफराद पर इल्ज़ाम लगा है उन्हें तलब करता है, अगर उस कमीशन की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाती है, तो यकीनन सही मानों में एक नया पाकिस्तान वजूद में आ सकता है। मगर 15 तारीख को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान अपने वादे के मुताबिक नए कमीशन का नोटिफिकेशन लेकर आते हैं या नहीं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।